वेरी गुड मॉर्निंग अगेन एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिसोर्स क्लास 10 चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट इज़ रिसोर्सेज एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे we have divided our resources on 4 different parameters. First one is on the basis of origin, that are biotic and abiotic resources. Second one is on the basis of adjustability, that is renewable and non-renewable resources. Third one on the basis of ownership, that is adjustable and on the basis of exhaustibility, that is renewable and non-renewable resources. Third one on the basis of ownership, that is individual, community, national and international resources. And the third parameter is on the basis of status of development, and that are potential, developed, stock and reserve. Okay, so लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने चारों टाइप्स को डिस्क्राइब किया था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल एरर ओनली 2 टाइप्स आर displayed in the video. So now I am recording this video again. So इस वीडियो में हम देखेंगे रिसोर्सेज के सारे अलग अलग जितने भी टाइप्स हैं, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। कैमरा करो ना, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो पहला जो हमारा पैरामीटर है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। पहला है बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखो यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन दिया हुआ है कि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फोना, फिशरीज, लिवस्टॉक, एक्सेट्रा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनमें लाइफ होती है और वो किसी भी तरह से हमारे लिए यूज़फुल हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ह्यूमन, हम खुद ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फ्लोरा फोना का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाने वाला प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिशरीज, ठीक है, फिशेज भी हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। लिव स्टॉक हो गया, लिव स्टॉक में वो सारे एनिमल्स आ जाते हैं जो किसी भी तरह हमारे लिए यूज़फुल है, लाइक गोट हो गई, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा काऊ हो गया, ठीक है। सेकंड जो टाइप है वो है एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। कंपोस्ट का मतलब होता है बने हुए हैं, ठीक है। तो वो सारे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो रॉक्स एंड मेटल्स, ठीक है। अब रॉक्स एंड मेटल्स हमारे लिए किस तरह यूज़फुल है, कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए आप, ठीक है। कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें रॉक का यूज़ होता है, ठीक है। कोई भी पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं रॉक से बनी होती हैं। आज के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़, जैसे आपका जो सीमेंट होता है दैट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम रॉक्स। उसके अलावा मेटल्स, मेटल्स का क्या यूज़ है, मेटल्स का भी देखिए हमारे लिए जो मेटल्स का अलग अलग तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उसके बाद कार मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो बहुत सारी यूजेस हैं। उसके अलावा ऑर्नामेंट्स बनाने में, तो मेटल्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मेटल्स हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है और हमको याद क्या रखना है कि ये किस टाइप का रिसोर्सेज है, ये आपका एबायोटिक रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड एबायोटिक 2 टाइप के रिसोर्सेज यहाँ पे हो गए हैं। थर्ड हमारा जो सेकेंड जो हमारा पैरामीटर है ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी। देखो एडजस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि वो रिसोर्स किस तरह से ख़त्म हो सकता है या उसको दोबारा बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। तो उस बेस पे 2 हमारे रिसोर्सेज हो जाते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या डेफिनेशन है। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस एंड फ्लो। अब देखिए यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जो डेफिनेशन उसकी क्या कहते हैं। तो फर्स्ट है कि इनको हम वी कैन यूज़ इट अगेन एंड अगेन, बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका हो गया सनलाइट हो गया, ठीक है, या विंड हो गया या बायोमास हो गया। तो जो सनलाइट होती है वो बार बार ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस भी हो जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, हम बार बार यूज़ तो करते हैं और रिप्रोड्यूस भी आसानी से दोबारा से हो जाते हैं। तो सनलाइट की कोई हमारे पास कोई कमी है क्या, नहीं। डेली हमको बहुत सारा सनलाइट मिलता है, हम उसको कितना भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इट विल नॉट एंड ईजीली, ठीक है। ये जो रिसोर्सेज हैं वो आसानी से ख़त्म नहीं होते हैं,
ठीक है, इनको ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अनलिमिटेड अच्छा, अवेलेबिलिटी के बेस पे अगर देखें तो ये अनलिमिटेड हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, कितना भी यूज़ करो ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं। उसके अलावा एक और मेन पॉइंट है कि लो कार्बन एमिट करते हैं। ठीक है, इनको अगर आप यूज़ करते हो, देखो सनलाइट अगर आप यूज़ करते हो इससे कोई भी एमिशन नहीं होता, कार्बन एमिशन इनसे नहीं होता है। तो ये एटमॉस्फेयर के लिए इको फ्रेंड क्या देखा, 4 पॉइंट बोले, बार बार यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन। उसके बाद इनका जो रिपेयर है वो भी दोबारा से बहुत ही कम टाइम में हो जाता है, आसानी से दोबारा जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये इजीली एंड नहीं होते हैं, अनलिमिटेड हैं, बहुत सारा अमाउंट में अवेलेबल हैं। ठीक है, कितना भी यूज़ करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छी बात कि लो कार्बन एमिट करते हैं, और इनका जो रिप्रोडक्शन का टाइम होता है वो बहुत फास्ट है, ये जल्दी से रिपेयर हो जाते हैं। अब देखिए, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस फ्लो, हाँ कंटिन्यूस और फ्लो। तो कंटिन्यूस और फ्लो का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे एक आपको चार्ट भी दिया गया है। ठीक है, इसमें आप देखिए, ये देखिए, तो आपके जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो 2 टाइप के हैं। ठीक है, कंटिन्यूस और फ्लो। तो कंटिन्यूस और फ्लो का क्या मतलब है, जो रेगुलर हैं या फ्लो कर रहा है। ठीक है, विंड फ्लो करती है, वाटर फ्लो करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद सेकंड जो टाइप है वो है आपका नॉन, अच्छा सॉरी, रिन्यूएबल में एक और टाइप होता है जो है बायोलॉजिकल। ठीक है, 2 टाइप है, पहला कंटिन्यूस फ्लो जैसे विंड और वाटर हो गया, और दूसरा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या जाएगा, नेचुरल वेजिटेशन आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएंगे आपके, और वाइल्ड लाइफ आ जाएगी। ठीक, ये तो अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है आपके सारे फॉरेस्ट। ठीक है, या प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्लांट्स एक ऐसी चीज़ है जो जिसको हम बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते अगर हमारे अंदर इंटेंशन होना चाहिए। तो फॉरेस्ट में इजीली प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, आप उनको यूज कीजिए और दोबारा नए प्लांट्स ग्रो कर लीजिए। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ देखिए, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है यहाँ पे एनिमल्स है। ठीक है, तो एनिमल्स भी हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में उनका यूज़ होता है, तो वो भी देखिए ऑटोमेटिक रिपीट हम उनको यूज़ करते जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए एनिमल्स का यूज़ होता है, पर वो रेगुलर ग्रो भी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, और उनके 2 टाइप्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब सेकंड है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या बोलती है, दीज ऑकर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज लाइक take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत अनलिमिटेड मात्रा में हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फॉसिल फ्यूल हो गया, ऑयल हो गया। ठीक है, क्रूड ऑयल जो होता है, डीजल पेट्रोल, तो वो एक लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, और अगर हम उनको यूज़ करते रहे तो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। वहीं अगर हम रिन्यूएबल में देख रहे थे, आपका सनलाइट था वो एंड नहीं हो रहा था, तो इनकी अवेलेबिलिटी जो है लिमिटेड है। और दूसरा, ये फ्यूचर में एंड हो जाएंगे। सनलाइट रिन्यूएबल के केस में सनलाइट कभी एंड नहीं होने वाला था, लेकिन ये बहुत जल्दी एंड हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इनको हम रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते इजीली, इट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस इजीली। ठीक है, आसानी से रिप्रोड्यूस करना इनको बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो आपका क्रूड ऑयल है या कोल है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस तो होता है, ठीक है, बनता है, लेकिन इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ये थोड़े से कॉस्टली हैं। ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल देखिए, चूँकि देखिए जो चीज़ लिमिटेड होती है वो कॉस्टली होती ही है, और वहीं रिन्यूएबल रिसोर्सेज बार बार रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो उतने कॉस्टली नहीं है। ठीक है, इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि ये इट प्रोड्यूस वेरी हाई कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का जो एमिशन होता है वो अगर बहुत ज़्यादा होता है तो वो एटमॉस्फेयर के लिए ठीक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इससे कार्बन कंपाउंड एमिट होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, आपका CO2 का लेवल बढ़ता है, तो इससे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग का इशू भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ रिन्यूएबल रिसोर्सेज में नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अच्छा इनके एग्जांपल क्या हैं, कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, या न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, तो ये हो गए आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए दोनों चीज़ें क्लियर होंगी, और जो भी डाउट हो आप मुझसे
कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन जो थर्ड पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है उस पर किसका, ओनरशिप मतलब होता है मालिकाना हक, ठीक है। तो उस पर किसके लिए वो रिसोर्सेज हैं, उन पर उनका यूज़ कौन कर सकता है, किसका मालिकाना हक है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल का मतलब होता है निजी, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का इस पे हक है, या एक व्यक्ति या एक परिवार का जिस पे ऑनरशिप रहती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा है डेफिनेशन में। ओके, आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट, ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप से पहले मैं एक चीज़ और बताना भूल गया यहाँ पे, वो थोड़ा सा मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो उसमें फर्दर दो टाइप में उनको डिवाइड किया गया है। एक है रिसाइकेबल और एक है नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल का मतलब होता है जिनको दो बार बार आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेटल्स हो गए। मेटल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको बनने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, ठीक है, इनको हम दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये नॉन रिन्यूएबल में आता है। लेकिन जो फर्दर डिवीज़न है यहाँ पे अगर आप देखें तो दो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं, एक हो गया आपका रिसाइकेबल और दूसरा हो गया आपका नॉन रिसाइकेबल। तो मेटल रिसाइकेबल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल तो हैं पर ये रिसाइकेबल है। जैसे कि एक बार आपने कोई किसी मेटल का कोई मटेरियल बना लिया है तो आप उसको दोबारा से मेल्ट करके उसका दूसरा मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो, ये इसमें प्रॉफिट होता है। अब दूसरा है नॉन रिसाइकेबल। नॉन रिसाइकेबल क्या है, ये आपके फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल के साथ क्या प्रॉब्लम है, जैसे एक बार आपने डीजल, पेट्रोल या क्रूड ऑयल का यूज़ कर लिया है तो उसको दोबारा से आप वापस फ्यूल में चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम होता है, ठीक। अब दोबारा से हम अपने टॉपिक आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, ऑनरशिप के बेस के पहला है आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दीज आर also owned by privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In villages there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people owns plots, houses, other property, plantation, pastures, land, ponds, water in wells, etc. are some of the example of resources ownership by individuals. Make a list of resources owned by a household. देखिए यहाँ पे वो सारी प्रॉपर्टीज़ या वो सारी चीज़ें जो किसी इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति के अंडर में आती हैं। तो जैसे आप विलेजेस में देखेंगे तो लोगों के पास फॉर्म्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो वो उसका इंडिविजुअल होता है। साथ ही साथ अगर आप सिटीज़ में देखोगे तो लोगों के पास छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़े होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, तो वो उनका निजी हो गया। या आपका कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके लिए किसी रिसोर्स की तरह वर्क कर रही है, ठीक है, और आप पर्सनल उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपका पर्सनल उस पर हक है, कोई और उसको आपसे आपकी परमिशन के बिना मांग नहीं सकता है। तो इस टाइप के जो रिसोर्सेज रहेंगे वो उनको इंडिविजुअल बोलेंगे, जो निजी हैं, ठीक है, आपके खुद के हैं। इनमें और कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि ये पास्चर लैंड क्या होता है। पास्चर लैंड वो जगह होती है जहाँ पे आप जानवरों के लिए, कैटल्स के लिए चारा उगाते हैं, ठीक है, पॉन्ड्स हो गया, तालाब हो गया, वाटर वेल्स, आपका कुआं हो गया। तो ये अगर आपने खुद के लिए खुद के पैसा खर्च करके इनको अगर आपने खुद से बनवाया है, ठीक है, तो ये आपका इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, ठीक है, इन पे किसी दूसरे का हक नहीं है। सेकंड है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी का मतलब होता है एक से ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों के ग्रुप को बोलते हैं कम्युनिटी, जो एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी लाइक विलेज, कॉमन, अच्छा, ठीक है। अच्छा, विलेजेस में अगर आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेल है, ठीक है, अगर वो किसी के घर में बना हुआ है वेल, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल कहलाएगा। लेकिन अगर सपोज वहाँ पे लोगों ने एक साथ कंट्रीब्यूशन करके कोई वेल बनवाया है जिसका यूज़ सारे गांव के लोग कर सकते हैं, तो वो आएगा कम्युनिटी ओन रिसोर्स, ठीक है, जिसपे सभी लोगों का हक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि गाँव में कुछ कॉमन एरिया होता है जहाँ पे ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे सारे गाँव सभी लोगों की जो काउस है या दूसरे जानवर हैं वो जाके वहाँ पे ग्रेजिंग कर सकते हैं, चारा खा सकते हैं, तो वो आपका कम्युनिटी ओन रिसोर्स कहलाएगा। और वहीं अगर आपका कोई खुद का अगर कोई प्लॉट है या कोई लैंड है जहाँ पे आपने ग्रेजिंग एरिया डेवलप किया है, तो वो इंडिविजुअल रहेगा, क्योंकि वो आपका खुद का है और उसमें आप अपने जो इंडिविजुअल खुद के कैटल्स हैं उनको आप सिर्फ अलाउ करते हो, बाकी दूसरे कैटल्स को अलाउ नहीं कर सकते हो, तो वो आपका इंडिविजुअल होगा। वहीं अगर कॉमनली सब लोगों ने मिलकर उसको डेवलप किया है और सभी की यूज़ के लिए है, तो वो कहलाएगा आपका कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। इसके अलावा दूसरे एग्जांपल हैं ब्यूरियल ग्रांट्स हो गए, ठीक है, और
उसके अलावा और क्या क्या एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं, विलेज पॉन्ड हो गया, कोई तालाब है जिसमें सब लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक पार्क्स हो गए, ठीक है। पार्क्स क्या है, ये कम्युनिटी रिसोर्सेज है, क्यों, क्योंकि उसको पूरा टाउन या पूरा विलेज यूज़ करता है। पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्ले ग्राउंड हो गया, प्ले ग्राउंड किसी का इंडिविजुअल नहीं होता है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बनवाया है, तो उसको पूरा लोग या पूरी कम्युनिटी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए थर्ड जो टाइप है वो है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेशनल का मतलब आप समझते हो कोई कंट्री वाइज, तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, ओके। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड, ओके। तो देखिए यहाँ पे लगा टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशन। हाँ, ये बात सही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कंट्री में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, या जो भी रिसोर्सेज हैं वो टेक्निकली सारे नेशन के होते हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि जो आपका लैंड होता है, ठीक है, ज़मीन होती है, उसका हम कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं और हम उसको उसकी ओनरशिप मिल जाती है, तो हम उसको इंडिविजुअल बोलने लगते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे, इफ गवर्नमेंट वांट, दे कैन एक्वायर दिस लैंड, ठीक है, और उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज कर सकती है। अच्छा, और दूसरे नेशनल रिसोर्सेज क्या हैं, जैसे कि आपका कैनाल्स हो गए, ठीक है। कैनाल जो होती हैं सभी के लिए होती हैं और वो किसी का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। कैनाल्स नेशनल रिसोर्सेज हैं क्योंकि इस पर किसका अधिकार है, आपका नेशन का, ठीक है, कंट्री का है। उसके अलावा रेलवे हो गया आपका, ठीक है, रेलवे किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है ना, गवर्नमेंट के अंडर में आती है, इंडियन गवर्नमेंट की होती है या किसी दूसरे कंट्री में गवर्नमेंट की होती है। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा हमारे कंट्री में जितने भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज होते हैं, वाटर रिसोर्सेज मतलब रिवर्स हो गए, ठीक है, या पॉन्ड्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, जो जंगल होते हैं। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ हो गया, ठीक है। और इन किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है उसके अंदर में जितना भी लैंड आता है, ठीक है, वो सारा गवर्नमेंट ओन्ड होता है और वो एक हमारा नेशनल रिसोर्स कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे हमारा जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, जो लैंड बाउंड्री है, उससे अगर ओशियन लगा हुआ है, ठीक है, जो ओशियनिक एरिया होता है उसमें भी वो भी नेशनल रिसोर्स में आता है। लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है, जहाँ पे इंडिया का लैंड बॉर्डर खत्म होता है, उससे ओशियन में भी हमारा कुछ लैंड पे अधिकार होता है, ठीक है। तो वो कितना है, तो हमारा जो लैंड बाउंड्री है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स का अगर इसको किलोमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 22.2 किलोमीटर तक जो ओशियन में एरिया होता है उस पे उस पर्टिकुलर कंट्री का ऑनरशिप होती है, ठीक है। कितना, जिस भी कंट्री की जो वाटर है अगर वो ओशियन से लगती है तो वहाँ से उस वाटर से 22.2 किलोमीटर ओशियन में वो उस कंट्री के अंतर्गत आ जाता है, उस पर उसका अधिकार होता है। उसके आगे का जो एरिया रहेगा ओशियनिक एरिया, उस पर उस कंट्री का कोई भी अधिकार नहीं होगा। अच्छा, जो 22.2 किलोमीटर का जो एरिया है ओशियनिक एरिया, उसमें अगर कोई मिनरल्स या कोई दूसरे रिसोर्सेज मिलते हैं तो उस पर भी उस पर्टिकुलर कंट्री का ओनरशिप रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसके आगे होता है तो उसके आगे होता है तो उस पर किसी भी कंट्री का अधिकार नहीं होता है, ऑनरशिप नहीं होती है, वो आपके जो रिसोर्स कहलाएगा वो कहलाएगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द exclusive economic zone belongs to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution। अब देखिए 22.2 किलोमीटर तक का एरिया है, वो तो मैंने बताया कि उस पर्टिकुलर कंट्री का होता है, पर उसके बाद भी 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहता है। लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स के बाद अगर किसी भी कंट्री का बाउंड्री किसी जैसे ओशियन में कोई भी कंट्री है और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद ओशियन में अगर देखें तो वो जो पर्टिकुलर एरिया होता है वो इंटरनेशनल जोन्स में आता है, ठीक है। उस पर किसी भी कंट्री की किसी भी तरह से ओनरशिप नहीं होती है और सारे कंट्री उसका इक्वली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आप ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते हो, कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि ये एरिया हमारा है, ठीक है। हाँ, उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है, जो किसी भी कंट्री के जोग्राफिकल एरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नूडल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशियन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आइडेंटिफाई। अच्छा देखो, तो देखिए
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? मैंने जो आपको बताया है कि किसी भी कंट्री का जो लैंड बॉर्डर है उससे ओशियन में 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे इंडिया को मैग्नीज को निकालने का, ठीक है, मैग्नीज की माइंस हैं, ठीक है, इंडियन ओशियन में, लेकिन ये क्या है, बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। हमारा जो 22.2 किलोमीटर का जो एरिया है ओशियन में, उसके भी आगे, ठीक है, हमको यहाँ पे कुछ राइट्स मिले हुए हैं इंटरनेशनल अथॉरिटी से कि यहाँ से हम मैग्नीज को निकाल सकते हैं, ठीक। अब थर्ड हमारा जो बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे दो टाइप के रिसोर्स, सॉरी, यहाँ पे आपको जो रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन है पोटेंशियल रिसोर्सेज, सेकंड है डेवलप्ड रिसोर्सेज और स्टॉक एंड देन रिजर्व, ठीक है। तो फर्स्ट वन पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव enormous potential for the development of wind and solar energy but so far these have not been developed properly। देखिए, पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे है कि संभावना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया कि जैसे राजस्थान और गुजरात का एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, या बहुत अच्छी कंडीशंस हैं कि हम वहाँ पे सोलर फॉर्म लगा सकते हैं या विंड फॉर्म लगा सकते हैं। सोलर फॉर्म क्यों? क्योंकि राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। या आप देखो विंड फॉर्म भी क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पर थोड़ा सा डेजर्ट है, और डेजर्ट में जो विंड्स होती हैं वो विदाउट एनी डिस्टर्बशन, ठीक है, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं होता है और वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लो करती हैं। जबकि दूसरे एरियाज़ में क्या होता है, कहीं पे आपके प्लांट्स हैं या कोई माउंटेन्स हैं, तो इसकी वजह से जो विंड फ्लो है उसमें रुकावट आती है। तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छी वहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वहाँ डेवलपमेंट हो भी रहा है, लेकिन अभी पुराने टाइम में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अभी कुछ टाइम से डेवलपमेंट वहाँ पे गवर्नमेंट ने तेज कर दिया है। वहाँ पे सोलर फॉर्म है, विंड फॉर्म बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं, ठीक। तो इस टाइप के रिसोर्सेज जिनका संभावना है, आपके पास चांसेस हैं, लेकिन आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पोटेंशियल डेवलपमेंट कहलाएंगे। उसके बाद है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ये क्या है? रिसोर्सेज विच आर surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization। The development of resources depends on technology and level of their feasibility, ठीक है। developed resources वो हैं कि सपोज किसी एरिया में गोल्ड मिलता है, ठीक है, या हाँ गोल्ड मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि जाओ और डायरेक्ट गोल्ड आपको दिख जाएगा, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे सर्वे होते हैं, ठीक है, और ये देखा जाता है कि अगर हम उसको माइनिंग करते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। जैसा कि हमने पहले ही रिसोर्स की डेफिनेशन में देखा था कि वो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है, कि हाँ अब उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के रिसोर्सेज को बोलेंगे हम डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? ओके, देखिए स्टॉक्स का यहाँ पे मतलब है कि हमारे पास, हाँ, स्टॉक्स का मतलब है मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाइड ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन नीड्स, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूड अमंग स्टॉक्स, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल तो हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के दिया वाटर, ठीक है, तो वाटर जो है, वाटर का क्या फार्मूला है? H2O, ठीक है। तो इसमें वाटर हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। देखिए अर्थ पे हमने जैसा कि देखा है कि 71% जो पार्ट है वो हाइड्रोस्फीयर में आता है, यहाँ पे वाटर मिलता है। तो वाटर हमारे पास बहुत सारा है। अब वाटर का फार्मूला है H2O, H2 इट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर बहुत सारा वाटर है इट मीन्स कि हमारे पास बहुत सारा हाइड्रोजन भी है। अब जो हाइड्रोजन है उसको हम एनर्जी का एक सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी है, हम वाटर को एक्चुअली वाटर को हम ब्रेक करके हाइड्रोजन उससे निकाल सकते हैं, लेकिन अभी वो टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, ठीक है। तो महंगे होने की वजह से कि वाटर को अगर हम ब्रेक करें और उससे अगर हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो उस हाइड्रोजन का जो यूज़ कर सकते हैं हम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ठीक है, लेकिन अभी वो टेक्नोलॉजी उतना फीजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलेंगे स्टॉक।
कैसे रिसोर्सेज हैं स्टॉक में? ऐसे रिसोर्सेज जो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल अनअवेलेबिलिटी, ठीक है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना होने की वजह से हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, पर वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलेंगे स्टॉक रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिजर्व्स, ठीक है। अब रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व आप बर्ड समझते हो, ठीक है। जैसे हमारे घर में भी हम जो एक्स्ट्रा जैसे पैसा है, ठीक है, हर चीज़ का हम रिजर्व बना के रखते हैं। जैसे हमारे किचन में ही देख लीजिए, सारी चीज़ों को हम एक्स्ट्रा में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डेली यूज़ करना है तो उनको डेली के लिए खरीद के लाते हैं, नहीं, हमारे पास रिजर्व होता है कि हम उनको जैसे कोई भी चीज़ है फ्यूचर में यूज़ करना है, ठीक है, अभी हमको उनका यूज़ नहीं है लेकिन हम उसको सेव करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन रिजर्व फॉर फ्यूचर यूजेस। तो रिजर्व की डेफिनेशन क्या है? रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल know how, but their use has not been started. These can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydro electricity power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Thus the water in the dams, forest etc is reserve which can be used in future. अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। रिजर्व का मतलब है जैसे कि जो आपका वाटर होता है, ठीक है, वाटर को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं हमारे, उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि हम बहुत सारा वाटर डैम्स में स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है। देखिए, क्योंकि अगर रिवर्स में जो वाटर है, अगर सपोज मानसून सीजन में बहुत सारा वाटर हमारे पास होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उस सारे पानी का यूज़ उस टाइम पे हम नहीं कर सकते। देखो, हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं उनकी एक लिमिटेशन होती है कि उनको कितना वाटर चाहिए होता है। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे जो समर के टाइम पे देखेंगे तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है रिवर्स में, तो उस टाइम पे हमारे प्लांट्स को पानी नहीं मिलता है। और सेम अगर आप देखो कि मानसून सीजन में बहुत सारा पानी होता है, तो उतना भी हमारा जो पावर प्लांट है वो यूटिलाइज नहीं कर सकता है। तो ऐसे रिजर्व्स को हम क्या करते हैं? स्टॉक कर लेते हैं। तो पानी के लिए हम क्या स्टॉक कैसे करते हैं? हम हमारे पास डैम्स होते हैं, डैम से हम बहुत सारा वाटर स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो पूरे ईयर हमको जो हमारा पावर प्लांट है उसको पूरे साल भर तक हमको धीरे धीरे उसमें से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिजर्व। रिजर्व का क्या मतलब है? कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम स्टोर करके रखते हैं और उनको बाय द टाइम धीरे धीरे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि रिसोर्सेज के जो सारे टाइप्स हैं वो तुम्हारे लिए थोड़े से आपके लिए क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब बाकी जो हमारा नेक्स्ट है चैप्टर वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।